आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी आज के दिन की विशेषता के बारे में कुछ पंक्तियां आपसे साझा करते हुए, और मैं कहूंगी, आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। आज हम मनाते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साथ ही हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। इन दोनों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। दर्शकों, पता है, जब हम इन महापुरुषों की जीवन को देखते हैं तो इनके आचरण, इनके विचार, इनके कथन, इनका पूरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। जो कुछ उन्होंने कहा वो जीवन के लिए, हम सभी के लिए अनुकरणीय है और हम सभी को एक पथ प्रदर्शन मिलता है। हम ऐसा क्या करें कि जीवन में निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते चलें। हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा ये प्यारा देश है उसके एक सुखी नागरिक बने और अपने देश को भी विकास के उच्चतम शिखर पर देखें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट से। आज का पहला सेगमेंट अनमोल वचन, और आज हम आपसे साझा करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया ये कथन। आइए नजर डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। हमारे आज के मेहमान श्री रमाकांत प्रसाद जी उर्फ चंदन जी का। रमाकांत जी, अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत कुछ ऐसा है आपके पास जो आज के दिन पर बातें करना बहुत, मैं कहूँगी, प्रासंगिक भी हो जाता है, और कई ऐसी जानकारियाँ भी हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। तो मैं शुरुआत करूँगी, गांधी जी का जो रिश्ता रहा है हमारे इस बिहार प्रांत के साथ, उस पर कुछ विस्तार से बताएं। जो ये जुड़ाव रहा उनका बिहार के साथ, विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल। पहले तो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हम डीडी बिहार के दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। और हम महात्मा गांधी जी की चर्चा करने के पहले जी मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा या राष्ट्रपिता कब और कैसे कहा गया। जी। उसके बाद मैं बिहार के प्रति बाद में आऊँगा। तो ऐसी जो जानकारियाँ हैं कि सबसे पहले महात्मा का उद्बोधन जीवन राम कालिदास ने किया था। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये महान आत्मा है और महान आत्मा को महात्मा कहा जा सकता है। फिर एक बात ये भी आई कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी इन्हें महात्मा कह के पुकारा था। और 1919 में गुरु रविंद्रनाथ जी ने भी इन्हें महात्मा का संज्ञा दी थी। और 1945 में सबसे पहले राष्ट्रपिता और बापू का संबोधन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो 1945 में रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी से अपने आज़ाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांग रहे थे। तो ये उनके इतिहास में बापू और महात्मा का जो पदार्पण हुआ वो इस तरह से हुआ। अब रहा बिहार की बात, तो बिहार एक ऐसा स्थल बना है पूरे इतिहास के क्षेत्र में जहां पहला अहिंसात्मक प्रयोग गांधी जी ने किया, और वह था चंपारण, और वो वर्ष था 1917। वो जो पहली बार जब बिहार आए तो वो उस समय नीलहा खेती को लेकर के बहुत सारे विरोधाभास हो रहे थे, अंग्रेज़ों का अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा था। वैसे समय में वहाँ के एक किसान राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को याद किया, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो अहिंसात्मक आंदोलन किए उसके बाद पूरे विश्व में वो जाने गए। तो राजकुमार शुक्ल जी को लगा कि शायद यही एक अस्त्र है जिससे हम गांधी जी को बुलाएंगे और अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा यहाँ किसानों को मुक्ति दिलाएंगे। और सचमुच गांधी जी उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो यहाँ आए, और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा, सत्याग्रह चला, कई दिनों तक किसान धरना पर बैठे रहे। लास्ट में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। दरअसल होता क्या था उस समय कि 3 कठिया कानून था
कि किसी भी किसान को किसी भी तरह, जिसके पास 1 बीघा खेत है, वो 3 कट्ठा नील की खेती करेगा ही करेगा और बदले में उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो यह एक अत्याचार था। इसके बाद अंग्रेज झुके और उन्होंने वहाँ के किसानों को 3 कट्ठिया कानून से मुक्त किया। ये उनका पहला बिहार आगमन था। दूसरा आगमन उनका 1920 में हुआ, जब असहयोग आंदोलन हुआ था, और वो आए और यहाँ से मुजफ्फरपुर गए और मुजफ्फरपुर से फिर उसने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तीसरी बार वो आए 1934 में, जब भूकंप आया था। उस समय पूरे बिहार में घूम घूम करके भूकंप जो पीड़ित थे उनको सहायता पहुंचाया और उनसे मदद की उम्मीद भी की। लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोगों को, ताकि वो यहाँ के लोगों को राहत दे सकें, और इसमें उनका योगदान जो है अतुलनीय है। जी, तो बिहार आगमन का उनका ये सारा इतिहास रहा है। जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से उन्हें महात्मा कहने की शुरुआत हुई, किस तरह से उन्होंने जब बिहार राष्ट्रपिता हम उन्हें कहते हैं। इसके साथ ही आपने ये भी बताया कि जो हमारा ये राज्य है बिहार, पहला पदार्पण उनका कब हुआ और किस तरह विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने बिहार की भूमि से शुरुआत भी किया। साथ ही मैं थोड़ी जानकारी आपसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी जानना चाहूँगी। जब भी इनका जिक्र आता है तो एक बहुत ही संयमित, एक बहुत ही अनुशासित जीवन जीने वाले, बहुत ही निडर, निर्भीक और अपनी बातों पर अमल करने वाले व्यक्ति के रूप में हम उन्हें जानते हैं। और उनका पूरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना। जो कुछ सोचा उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए लगातार कार्य किया। कुछ विशेष बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई। तो बिल्कुल, देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एक तरह से सादगी के प्रतीक थे। जी, अहिंसात्मक आंदोलन को लेकर गांधी जी रहे थे, तो इनकी सादगी, इनकी दृढ़ता, इनकी ईमानदारी आज भी मैंने किसी के बरक्स कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस ईमानदारी और सादगी का एक उदाहरण देते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब वो उनका देहावसान हो गया तो उनका कहीं दिल्ली में कहीं कोई आवास नहीं। जो अपना जो मुगल जो बनारस में, जो उनका प्रयागराज में उनका अपना जो घर था, बस वही उनके पास जो था वो था। मतलब कोई अतिरिक्त उनके पास संपत्ति नहीं थी। ये चर्चा में सबसे पहली बार तब आए जब 1956 में अडालूरा में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इन्होंने नैतिकता के आधार पर एक क्षण में इस्तीफा दिया और लगातार कहने के बावजूद उन्होंने इस पद को फिर स्वीकार नहीं किया। तो यह उन्हें बताता है कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेने का एक इतिहास कायम किया। आजकल देख ही रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। फिर दूसरी बार चर्चा उनकी तब हुई जब नेहरू जी को आवश्यकता पड़ी 1952 में कि भाई ऐसे नेता जो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनको केंद्र में लाया जाए, उनकी योग्यता को देख कर को लाए। एक संयोग हुआ कि नेहरू जी का निधन हो गया और सबसे प्रिय उनके लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उनकी दृढ़ता का जानकारी देशवासियों और विश्व को तब हुआ जब 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। हम 1962 में चीन के युद्ध में हम बुरी तरह, एक तरह से कह सकते हैं कि गरीब हो चुके थे, बहुत सारी कमियां हो चुकी थी हमारे देश में। उसके बाद 65 का ये तो जब आंदोलन, जब युद्ध शुरू हुआ तो हमारी सेना पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। तब अमेरिका को लगा कि हमारे लोग वहाँ खतरे में हैं। उन्होंने भारत को धमकी दी, अगर अब तुम सेना वापस नहीं करते हो तो हम तुम्हें वो गेहूं देना बंद कर देंगे। कुछ ऐसी जानकारियां आपसे आज के कार्यक्रम में हम साझा करेंगे जो आप इस स्वच्छ भारत अभियान को आगे ले जाने में आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। पर फिलहाल रमाकांत जी से बातचीत को जारी रखूंगी क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे कुछ उपलब्धियों के बारे में और आप कुछ जानकारियां दे रहे थे। कृपया उसे बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात तब अधूरी रह जाती है जब हम उनके जय जवान और जय किसान की बात नहीं करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वो मौका था जब हम 62 की चीन में एक तरह से पूरी तरह टूट चुके थे और उसके बाद 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण और उससे जूझते हुए हमारी सेना जब पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी थी तो अमेरिका को हड़बड़ाहट हुई कहीं मेरे व्यक्ति का वहां पर कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने एक तरह से धमकी दी हिंदुस्तान को कि आप तुरंत अपने सैनिक वापस करें, नहीं तो हम गेहूं का सप्लाई उसमें क्या करते थे, वो PL 450 लाल गेहूं हुआ करता था, बंद कर देंगे। तब इन्होंने उनकी धमकी सुनने के बजाय उन्होंने अपने किसानों से आग्रह किया,
वही जय जवान और जय किसान के नारों के साथ कि तुम गेहूं उपजाओ। और मुझे लगता है कि बेइज्जती की रोटी खाने से बढ़िया है कि इज्जत की मौत मरे। आप एक शाम कहते हैं कि उपवास रखें और लगातार साग सब्जी खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन उस गेहूं की निर्भरता को आप समाप्त करें। तो ये उनका बड़ा योगदान था। और साथ ही जय जवान जोड़ने से वहाँ जवान भी उत्साहित हुए और हम पाकिस्तान का वो जंग जो है हम जीत भी गए। और वो उनकी दृढ़ता का प्रतीक है, क्योंकि हमने उससे केवल एक जंग नहीं जीता, हमने भूखमरी से भी एक जंग जीती। जो गेहूं के उत्पादन में आज हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो उनके शास्त्री जी का ही योगदान है, जो उनका आह्वान था। जी। और जिस तरीके से आपने बताया इस घटना के बारे में, मैं समझती हूँ कि बड़ा अहम है इन बातों को जानना, और ख़ास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है उन तक इन बातों को पहुँचाना कि किस तरीके से इस दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रहना और विश्वास करना अपने ऊपर हम कर सकते हैं, हम दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। और शायद यही कोशिश हमारे देश को भी आगे ले जा रही है और हम निरंतर जो है अग्रणी पंक्ति में खड़े रहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज आपसे बातचीत करना चाहूँगी ओझा जी, क्योंकि हम स्वच्छता अभियान पर भी कुछ जानकारी आपसे ले लें। आप ज़मीनी तौर पर कार्य कर रहे हैं, क्या विशेष प्रयास कर रहे हैं और राज्य संसाधन सेवी के रूप में क्या भूमिका है आपकी इस कार्यक्रम में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बक्सर ज़िला से संबंधित हूँ और सबसे पहले मैं एक CLTS मोटिवेटर था। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई, क्योंकि महात्मा गांधी का एक शब्द है, जो शब्द है कि वो किसी को भी चुभ सकता है या किसी को भी प्रेरणा दे सकता है। बिल्कुल। तो वो शब्द था उनका कि राजनीतिक आज़ादी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता की आज़ादी है जी। जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप राजनीतिक तौर पर तो आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन यदि स्वच्छता की आज़ादी आपने नहीं पाई तो आप उस सेक्टर में या उस समुदाय का कभी भी कोई विकास होना सुनिश्चित नहीं है। तो इसलिए हमने ठाना कि भाई चलो स्वच्छ भारत मिशन के तहत में हमने 2015 में हमने स्टार्टअप किया इसका। अच्छा। और स्वच्छता प्रेरक के तौर पर हमने इसमें काम करना प्रारंभ किया। तो हमारे यहाँ DM साहब थे रमन कुमार जी। तो उन्होंने एक पंचायत को एक गोद लिया हुआ था जिसका नाम कमरपुर पंचायत है, और उस पंचायत में बहुत सारे लोगों के द्वारा अवेयरनेस किया गया, जागरूकता फैलाई गई, जिसके तहत में वो पंचायत आज जाकर ODF घोषित हो पाया। अच्छा। जो कि पहला था वहाँ पर। ठीक है। तो उसे हमने घोषित किया, जिसे ओपन डेफिकेशन फ्री कहा जाता है, क्योंकि उस विगत 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2015 तक 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोग व्यक्तिगत शौचालय बनाने की बात हो रही थी कि माताओं और बहनों को किस तरह से सम्मान उन्हें दिया जा सके। तो उसी पर हम लोग अवेयरनेस कर रहे थे। तो वो पंचायत आज खुले में शौच मुक्त हो गया और वहाँ पर अच्छे कार्यों की बदौलत वहाँ के सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा, उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं पर सम्मानित किया गया था। यहीं से आपकी शुरुआत जी, हुई यहाँ से हमारी शुरुआत हुई क्षेत्र में। जी। और 18 में हमने फिर विभागीय स्तर पर जो परीक्षाएं होती हैं LSBA के तहत से, तो वो उस परीक्षा के दौरान हमारा सिलेक्शन किया गया राज्य संसाधन सेवी के तौर पर, जिसमें हमने पटना जिला के अंतर्गत 3 साल औसतन हमने यहाँ पर सेवा दी हुई है और विभिन्न प्रखंडों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में सेवाएं दी गई। किस तरह से हम लोग अवेयरनेस कर सकें इस सेक्टर को, किस तरह से आगे बढ़ा सकें, तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारा काम किया लोहिया स्वच्छ विहार अभियान के प्रथम चरण में। अच्छा। और अब क्या है कि आपका द्वितीय चरण की प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोग SLWM की बात करते हैं। अच्छा। जिसे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कहा जा रहा है, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें प्रत्येक घरों में किस तरह से कचरे का प्रबंधन किया जाएगा, पंचायत, वार्ड और घरेलू स्तर पर इसका किस तरह से सुरक्षित निपटान किया जाएगा, उस पर हम लोग अभी फिलहाल कार्य कर रहे हैं। जी जी। ओझा जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी फ़िलहाल में जो विशेष क्षेत्र है जिस पर कार्य कर रहे हैं वो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, पर इस पर हम विस्तार से भी आपसे जानकारी लेंगे। क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और कहाँ जन सहभागिता की अपेक्षाएं हैं। रमाकांत जी, आपके पास आऊँगी, थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबा जुड़ाव रहा है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र से और बड़ी भूमिका होती है एक पत्रकार के ऊपर अगर मैं किसी भी क्षेत्र में प्रगति की बात करूँ।
आपसे जानना चाहूँगी संक्षेप में आपकी जर्नी। मैंने एक फ्रीलांसर के रूप में जी। पत्रकारिता शुरू की थी। उसमें नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान दो बड़े पत्र हुआ करते थे। अच्छा। उसके बाद पत्रकारिता करते करते हम 1996 में राष्ट्रीय सहारा के हस्तक्षेप डेस्क से जुड़े एज ए रिपोर्टर। फिर वो जर्नी करते करते 2012 में विशेष संवाददाता बने और 2020 में संपादक बने और फिर 2022 में अवकाश प्राप्त किए। लेकिन इस जर्नी में आपको हस्तक्षेप के बारे में जानकारी होगी कि वह ऐसा मैंने सेगमेंट था हमारे राष्ट्रीय सहारा का जिसकी पूछ सबसे ज़्यादा छात्रों में थी और इस वजह से थी कि वो आईएएस की तैयारी क्या करते थे। उसमें मौजूदा विषय पर बहुत ही अच्छे संलेख हुआ करते थे, जानकारियाँ हुआ करती थी, भी कह लीजिए, एनालिसिस भी, पूरी एनालिसिस, तो आंकड़े भी रहा करते थे। और हमने चाहे गांधी जी की जन्मतिथि हो या लाल बहादुर शास्त्री जी की, हमने दोनों को समन्वय करके अंक भी निकाला, उनके बारे में जानकारियाँ भी दी। उसी तरह से और भी कई मुद्दे आते थे तो हमने उस पर काम किया, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे स्वच्छता हो, इस तरह के काम को भी हम लोग निकाला करते थे। और यही वजह भी है कि वो हस्तक्षेप जो है आज भी पॉपुलर है आईएएस जो तैयारी करते हैं उन लोगों में। राष्ट्रीय सहारा की खूबसूरती और थी कि हमें लिखने की स्वतंत्रता थी, कोई प्रतिबंध नहीं था। एक पत्रकार के लिए बहुत अहम भी होता है। और मैं अभी वर्तमान समय में भी आपके कार्यों के बारे में जानना चाहूँगी। आपने अवकाश लिया राष्ट्रीय सहारा से, पर आप लगातार अभी भी लिख रहे हैं और मंचों पर दिखते हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? अभी तो नवभारत टाइम्स में संपादकीय सलाहकार जुड़ा हूँ। अच्छा। और 3 बजे से एक टॉक शो है, चर्चा विद चंदन। अच्छा। वो पॉलिटिकल इशू जो रोज का इशू, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जी, बड़ा अहम होता है, बड़ा अहम होता है लोगों की भावनाओं को समेट करके जनता के समक्ष रखना और उनके हर पहलू को देखना, कहाँ सच्चाई है और कहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, इन सारी बातों पर कार्य करना। ओझा जी, आपसे अब जानकारी लेना चाहूँगी जिसके बारे में आपने जिक्र किया, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा का हम उठाव तो करते हैं, पर ये सॉलिड लिक्विड को अलग अलग रखने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ चूक होती है। मैं इस बारे में जानना चाहूँगी क्या विशेष प्रयास कर रहे हैं आप इसके लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये अलगाव करना कि सॉलिड वेस्ट क्या है और लिक्विड वेस्ट क्या है। जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब हम SLWM की बात करते हैं तो S हमारा अलग हो जाता है। अच्छा। वो सॉलिड हो गया, जिसमें हम लोगों ने 2 भागों में इसे डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसे एक गीला कचरा कहते हैं और एक सूखा कचरा कहते हैं। तो अभी एल की हम बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अभी हम एस की बात कर रहे हैं। तो एस में हमारा जो गीला और सूखा कचरा है, तो गीले कचरे को हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम गीले कचरे का पंचायत स्तर पर यदि उठाव करते हैं या वहाँ से प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो संक्षेप में जानकारी चाहूँगी। जी, तो गीले कचरे को हम लोग खाद बनाने का काम करेंगे। वहाँ पर पंचायत स्तर पर आपको WPU का निर्माण किया जा रहा है, जिसे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, जिसके अंतर्गत नाडेफ की संरचना की जानी है। वहाँ पर बर्मिंग कंपोस्ट बनाया जाना है। तो ये सारे खाद का वहाँ पर हम लोग गीले कचरे का सुरक्षित निपटान करेंगे वहाँ पर। अब रहा हमारा जो गीले कचरे में ही आपका हमने कहा है गीला है और एक सूखा है। तो सूखे कचरे में हमारा जैसे कि आपका प्लास्टिक का बोतल है, जिसे हम वेस्टेज समझ रहे हैं, सिंगल यूजेज प्लास्टिक है जिसे हम वेस्टेज समझ रहे हैं, आपका दूध की थैली हो गई, कपड़े हो गए या कांच हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो मानव के द्वारा निर्मित की हुई हैं। वो सारी चीजें हम उसे सूखे कचरे के अंतर्गत लेते हैं। जैसे पेपर भी हो गया आपका, तो इसको हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जी जी जी। तो उस लेवल पर हम लोग वहाँ पर पंचायत स्तर पे ही इसका भी सेग्रीगेशन का काम किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जागरूकता के तहत में हम लोग घरेलू स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप घरेलू स्तर पर इसको सेग्रीगेशन कैसे कर पाए। उसके लिए हम लोगों ने पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, घर स्तर पर एक 2-2 डस्टबिन देने का काम प्रत्येक घरों में कर रहे हैं। अच्छा, कि आप सेग्रीगेशन यहाँ पर करो कि आप गीला कचरा इस डब्बे में रखो और सूखा कचरा इस डब्बे में रखो। उसी तरह से वार्ड स्तर पर एक पैडल रिक्शा दिया गया हुआ है और उस पैडल रिक्शा के अंतर्गत 2 स्वच्छता कर्मी की बहाली की गई है। उसमें कि जो पर डे
प्रतिदिन वो घरों से कचरा का कलेक्शन करेंगे और WPU तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, और पंचायत स्तर पर एक स्वच्छता पर्यवेक्षक भी प्रतिनियुक्त किया गया है जो इसकी मॉनिटरिंग ऑल ओवर पंचायत की वो करने हैं। बिल्कुल। और उस कचरे को वहां पर जाने के बाद आपका ब्लॉक स्तर पर आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का भी निर्माण किया जाना है। मैं देख रही हूँ जो जानकारी आप दे रहे हैं इस और बहुत कार्य किया जा रहा है शुरुआती स्तर से कि ये जो सॉलिड वेस्ट है और लिक्विड वेस्ट है वो अलग अलग रखे ताकि जो इसका वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो सके। आपने कहा लिक्विड को खाद बनाने की प्रक्रिया की जाती है, आपने कहा जो सॉलिड वेस्ट है उसके रिसाइकलिंग का कार्य किया जाता है, लेकिन सबसे अहम बात जनता को के सहयोग की बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर, तभी हम इन जो भी हमारी योजनाएं हैं उसको हम अमली रूप पहना सकेंगे। रमाकांत जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम आज के दिन पर चर्चा करते हैं, इन महापुरुषों के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, मैं गांधी जी का जिक्र करूं, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया उन्होंने। अगर मैं शास्त्री जी का जिक्र करूं तो उन्होंने जय जवान जय किसान दिया और इन दोनों का पूरा जीवन अनुकरणीय है हम सभी के लिए। आप एक पत्रकार हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज का जो समाज है, आज का जो विश्व स्तर है, क्या प्रासंगिकता इन महान व्यक्तित्वों के विचारों के आज के समय में आप देखते हैं एक पत्रकार की नज़र से? बिल्कुल, आप महात्मा गांधी के संदर्भ में जानना चाहेंगे तो आज भी पूरे विश्व में किसी भी अत्याचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया में अगर आंदोलन है तो वो सत्याग्रह है, वो अहिंसात्मक आंदोलन है और वो कारगर साबित हो रहा है। जहाँ हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं उस देश की दशा भी आप देख रहे हैं। आज रशा देख रहे हैं किस स्थिति में पहुंच रहा है। तो आज भी अहिंसा से बढ़कर प्रतिरोध का कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ है। दूसरी बात, लाल बहादुर शास्त्री जी कर लें तो उन्होंने केवल एक शब्द कह करके, जय जवान और जय किसान कह करके आज भारत को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ हम गेहूं के उत्पादन में श्रेष्ठतम देश साबित हो रहे हैं और प्रति एकड़ उपजाऊ में भी हम रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं, गेहूं में, मक्का में, चावल में। तो यह वही, पहले भी वही किसान थे, लेकिन उन्होंने किस चीज़ से जोड़ा? उन्हें जोड़ा इज्जत से कि भाई बेइज्जती की रोटी मत खाओ, इज्जत की रोटी खाओ। और पूरे देश में गेहूं की खेती शुरू हुई और हम गेहूं में एक तरह से आत्मनिर्भर आज भी है और अब तो हम और देशों को सप्लाई भी करते हैं। तो ये है उनकी उपयोगिता जो आज क्या आने वाले दिनों में भी ये कभी नहीं भूल सकते हैं, न अहिंसात्मक हथियार को और न लाल बहादुर शास्त्री जी की उस प्रेरणा को जो जवानों और किसानों तक पहुंची है, वो भविष्य में कभी भुलाया नहीं जा सकता है इस योगदान में। बिल्कुल, और हमेशा हम सभी के लिए अनुकरणीय भी है। मैं देख रही हूँ आपकी कुछ रचनाओं को जो आपने यहाँ रखा हुआ है, आपने कविता संकलन भी आपका प्रकाशित हुआ है, आपने किताबें भी लिखी हैं। मैं चाहूँगी, चूँकि अहिंसा के बारे में आपने जिक्र किया है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, कुछ ऐसी कविता जो इस संदेश को आगे बढ़ाए हमारे दर्शकों से साझा करेंगे आप, आपकी लिखी हुई कविता? जी, मैंने हिंसात्मक आंदोलन की नकारात्मकता पर और अहिंसात्मक आंदोलन की सकारात्मकता को लेकर के एक कविता लिखी थी। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आपको कविता सुनने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। अभी फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। सिकंदर अपना मुकद्दर अपने खून से नहीं, दूसरों के खून से लिखता है। (350 ईसा पूर्व) भारत
एक खुशहाल और संपन्न देश था जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, पर उस पे विदेशियों की बुरी नजर पड़ी। शत्रु भीतर से हो या बाहर से आए, गुरु खड़ा रहेगा रक्षक बनकर। अब मैं बनूंगा सिकंदर का मुकद्दर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक गाने के साथ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हिंदी सिनेमा में इन्हीं रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। अंतराल के पश्चात पुनः आपका और हमारा साथ। मैं पुनः बता दूं आपको कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रमाकांत जी से और साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले श्री भरदिल ओझा जी से। चाहता हूँ रेगिस्तानी भूमि के फहरिस्त में रोटी के सवाल पर जुम्बिश ओठों की टाक जाऊँ कि छिनी रोटी में बारूद की गंध असरदार नहीं ठहरती, नहीं ठहरती। नहीं टिक पाती है खून भरी आंखों की बोझिल पलकें सिकुड़े पेट की चौहद्दी पर। तो मेरे दोस्त ये कहाँ तय है कि खूनी प्यास से हमारी शक्ल चांद की तरह और रोटी पेट की शक्ल में होती मदारी करने लगेगी। गलतियां वर्षों से होती आ रही है, बीच पसीना और खून के कि बजाय पसीना हमने पहले सफ़र तय खून का किया है। इसके पहले कि कुछ अजब सा हो गज़ब का कर लो, अरे आओ अपने हिस्से का पहाड़ कम कर लो, क्योंकि नदियां सिर्फ बहती नहीं रही, वह बरसों से बर्फ़ के पिघलने का दर्द जी रही हैं। और जिसने दर्द को आस्वाद किया उसका रास्ता रोकना इतना आसान नहीं है दोस्त, इतना आसान नहीं। मैं यह सब किसी भय के तहत नहीं कह रहा, न ही धमकी दे रहा हूँ। मैं यह सोच रहा हूँ कि कहीं बारूद की गंध ज़्यादा प्रबल हुई तो पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा। और यह बात मैं आदमी की सौगंध खा के कह सकता हूँ कि भाप से किसी की प्यास नहीं बुझती, भाप से किसी की प्यास नहीं बुझती। क्या पंक्तियाँ लिखी हैं आपने रमाकांत जी।
और बहुत अच्छे तरीके से लिखा है आपने कि किस तरीके से अगर बारूद का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो पानी की जगह हमें भाप मिलेगा और भाप से किसी की प्यास बिल्कुल नहीं बुझती। बहुत बड़ा संदेश छिपा है आपकी इन पंक्तियों में। ओझा जी, एक बात का जिक्र करना चाहूँगी आपसे। हम स्वच्छता की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, पर फिर भी वो मुकाम हमें हासिल नहीं हुआ है जिसकी हम उम्मीद रखते हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। कहाँ कमी रह जाती है और किस तरह के जन सहभागिता की अपेक्षा रखते हैं आप? जहाँ तक सवाल रहा कि हम अभी तक उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं जी। जो होना चाहिए, बिल्कुल। जो महात्मा गांधी की जो कल्पना है उससे हम अभी अधूरे हैं, लेकिन हम प्रयासरत हैं और उसके अंतर्गत हम लोग अवेयरनेस का काम भी कर रहे हैं। अच्छा। जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग रात्रि चौपाल से लेकर बच्चों में SLTS से लेकर और जन जागरूकता रैली का भी आयोजन किया जा रहा है, जैसे साइकिल रैली हो गई, कैंडल मार्च हो गया, जीविका दीदियों के साथ खास करके मुख्यतः, क्योंकि एक समुदाय से वो माताएं और बहनें आती हैं और वो सभी लोग मतलब कि इस समुदाय में जुड़े गांव हुए के हैं। कोने कोने तक आप ये जो है बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो वहाँ पर इन लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो रही है और हम जन जन तक पहुँच रहे हैं इस बात को लेकर। अभी हम लोगों का एक चीज़ होगा यहाँ पर कि डोर टू डोर जो IPC हम लोग करते हैं वो अभी होगा, तो ये मतलब मामला जो है घर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं कुछ गैप है हम लोगों के बीच में। जिस दिन यह गैप हम लोग से दूर हो जाएगा उस दिन ये हम लोग मुकाम हासिल कर लेंगे। जी जी। और मैं देख रही हूँ जिस तरह के प्रयासों का आपने जिक्र किया, बहुत कोशिश की जा रही है कि जो जन सहभागिता है स्वच्छता के इस कार्यक्रम में उसका भरपूर समर्थन मिले, लोग अपने स्तर पर ही काम करें और तभी शायद हम वो मुकाम भी हासिल कर पाएंगे। हर व्यक्ति का सहयोग यहाँ बड़ा अपेक्षित है। जी। रमाकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हम देश की समाज का जिक्र करते हैं तो पत्रकार की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। उसकी जो लेखनी होती है उसके हाथ में बड़ी शक्ति होती है, जो आप लिखते हैं वो जनमानस तक पहुंचता है। मैं स्वतंत्रता आंदोलन की बात करूं या वर्तमान समय की बात करूं, बहुत सशक्त माध्यम है पत्रकारिता। क्या भूमिका अपेक्षित है समाज निर्माण में पत्रकार से? पत्रकारों की भूमिका तो अहम है, इसीलिए 4th स्टेट भी कहा गया है। बिल्कुल सर। लेकिन जब हम कोई नकारात्मक खबर लिखते हैं तो मेरी मंशा होती है कि आप सावधान रहें, आप, है ना। और हम सकारात्मक खबर लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि आप प्रेरणा ग्रहण करें। तो ये दो तरह की खबरें हैं, मैंने समूल रूप से विभाग करें तो नकारात्मक और सकारात्मक खबरें, दोनों का हमारे समाज को हित को देखते ही लिखा जाता है। एक में है प्रेरणा ग्रहण कीजिए, एक में है संदेश से मुक्त होइए, सावधान होइए। तो ये आपके जीवन की दिशा में एक बेहतर गति देगा दोनों चीज़ें। और राजनीतिक समझ डेवलप करने के लिए, सामाजिक समझ डेवलप करने के लिए, या स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं तो हम लोग भी अपने लेखनी के मार्फत से ये कहते हैं कि आपकी सहभागिता के बिना ये सब ठीक होने वाला नहीं है, आपकी सहभागिता जरूरी है। तो जागरूकता अभियान का भी केंद्र अखबार और अखबार के आलेख रहे हैं। जी जी। इस तरीके से एक पत्रकार जब लिखता है तो कुछ खबरें जो हैं वो नकारात्मक भी होती हैं और कुछ खबरें सकारात्मक होती हैं। दोनों के अपने उद्देश्य हैं कि नकारात्मकता के माध्यम से आप ये कहते हैं कि आप ये कार्य ना करें, और सकारात्मक बातों की पहुंच आप आम जनता तक पहुंचाते हैं कि हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए। आपसे ओझा जी जिक्र करूंगी स्वच्छता प्रसाद के बारे में, जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या है ये और कैसे ये कार्य कर रहे हैं आप? ये जैसे कि हम लोग जब रात्रि चौपाल का आयोजन करते हैं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसके अंतर्गत ग्रामीणों के द्वारा ही, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले लोगों को जागरूक किया, वहाँ के लोग जागरूक कुछ हुए, तो वहाँ पर हम लोग रात्रि चौपाल का आयोजन करते हैं कि सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। और वहाँ पर गांव के द्वारा ही खीर हो गया, खिचड़ी हो गई, उस तरह का कुछ बनाया जाता है जिसे प्रसाद का रूप दिया जाता है कि यदि आप स्वच्छता के प्रति समर्पित हो तो आप प्रसाद ग्रहण करने के लिए इच्छुक हो या आए यहाँ पर। तो वहाँ पर मतलब एक सैलाब सा उभर पड़ता है कि चलिए हम भी इसमें
सम्मिलित हैं और हम इसके साथ में हैं, एक आंदोलन की भांति। तो इसमें लोग सभी लोग मतलब जन भागीदारी सुनिश्चित भी हो रही है, और निचले स्तर पर आपको ग्राउंड लेवल से ये देखने को भी मिल रहा है कि लोगों ने अभी बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्या हम कहेंगे, मतलब बिहार के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि हम लोग ODF मुक्त हो चुके हैं और शौचालय का निर्माण भी हो चुका है। प्लस में कुछ जो छूटे हुए परिवार हैं वो उनको भी हम लोगों ने द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया। और हम लगातार प्रयत्नशील हैं ओझा जी, और जो कार्य हो रहे हैं और जन सहभागिता भी काफ़ी बड़ी है। मैं ये भी ज़रूर करना चाहूँगी, आज जो भी बातचीत आज के कार्यक्रम में हमने की, बहुत सारे पक्षों को समेटने की कोशिश की, और इस कार्यक्रम में आप दोनों की सहभागिता बहुत अहम रही। रमाकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और ओझा जी दिल से धन्यवाद आपका स्वच्छता पर इतनी विशेष जानकारी आज के दिन देने के लिए। धन्यवाद। और दर्शकों, आज हमने गांधी जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उनके सपने को साकार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन बिंदुओं पर बातचीत की। अपने आज के दो मेहमानों से बहुत कुछ जाना हमने, कुछ हम भी आपसे जानकारी चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान। अपनी राय दें, अपने सुझाव हमें लिख भेजें, और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।